हम आज जानेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने कई राज्यों की पुलिस की नाक में दम करके रखा हुआ था। इंसानों की हत्याएं, हाथियों का अंत, लूटपाट, किडनैपिंग, तस्करी, उसका आतंक जंगल से लेकर फिल्मी दुनिया तक फैला हुआ था। दुबला पतला शरीर, हाथ में हथियार, लंबी लंबी मूछें, उसका ये रूप 80 के दशक में पुलिस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन चुका था। दक्षिण के जंगलों से उसने पूरे देश में दहशत फैला दी। कभी किसी पुलिस ऑफिसर की हत्या तो कभी फिल्म स्टार की किडनैपिंग। हाथियों का तो वो जैसे सबसे बड़ा दुश्मन था। 2000 से ज़्यादा हाथियों को इस डाकू ने मौत के घाट उतार दिया था, जो 2 दशक तक देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। बात हो रही है देश के सबसे खतरनाक डाकू वीरप्पन की। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक राज्य के गोपीनाथम गांव में एक चरवाहे के परिवार में हुआ था, इसलिए वह जंगल से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसके चाचा सलवाई गोंडर पहले से एक शिकारी और हाथी दांत के तस्कर थे, तो उनके साथ 10 साल की उम्र में ही उसने शिकारियों और क्राइम को देख लिया था और धीरे धीरे उसने हथियार चलाना भी सीख लिया, खुद भी शिकार करने लगा। 17 साल की उम्र तक वह इंसानों को भी मारने लगा और फॉरेस्ट गार्ड को अपना निशाना बनाया। फिर 18 साल की उम्र में शिकारियों के गिरोह में शामिल हुआ और ग्रुप में अपना रुतबा बढ़ाया। ऐसे में उसके प्रतिद्वंदी बढ़ने लगे और उसके खिलाफ मुखबिरी करने लगे, जिससे नाराज होकर वह मुखबिरों की भी क्रूरता से जान लेने लगा और अपने प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटाने लगा। ऐसा करते करते उसने कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में कब्जा कर लिया। दोनों राज्यों की सरकार उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। फिर सरकार ने जंगलों में फॉरेस्ट गार्ड्स की गश्ती बढ़ा दी और हाथी दांत के उत्पादों पर बैन लगा दिया। अब उसका कारोबार ठप पड़ने लगा, तो उसने नया रास्ता चुना, चंदन की लकड़ी का। उसने अपने पूरे जीवन काल में 10,000 टन लकड़ी काटकर बेच डाली, जिसकी कीमत उस समय लगभग 2 अरब रुपए थी। तमिलनाडु सरकार ने उसे रोकने के लिए 1983 में पी श्रीनिवास को नियुक्त किया और उसने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1986 में वीरप्पन को पकड़ने में सफलता हासिल की। उसे पकड़कर एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रखा गया और उससे कई दिनों तक पूछताछ की गई, लेकिन श्रीनिवास की गैर मौजूदगी में वह मौका देखकर किसी तरह से भागने में कामयाब रहा। वहां से भागने के बाद वह और ज्यादा बौखला गया और 1987 में उसने चिदंबर नाम के फॉरेस्ट ऑफिसर की बेरहमी से हत्या कर दी। अब श्रीनिवास और भी ज़्यादा ताकत के साथ वीरप्पन को पकड़ने में जुट गए। श्रीनिवास ने उसके गांव गोपीनाथम पर फोकस किया और लोकल लोगों की मदद करके उनके दिलों में अपनी जगह बनाई। जैसे गांव में पी श्रीनिवास ने 40 घर, मंदिर और सड़कें बनवाई। इस दौरान उसने कई लोगों को रोजगार भी दिलाया, जिसमें वीरप्पन की बहन मारी भी शामिल थी। और इस तरह श्रीनिवास वहां के लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाने में सफल रहे, जो वीरप्पन को पकड़ने में उनकी मदद करने लगा। अब वीरप्पन और उसके परिवार की सभी हरकतों की खबर श्रीनिवास को मिलना शुरू हो गया था। लेकिन एक दिन वीरप्पन ने गांव के मुखबिरों को पुलिस के साथ गाड़ी में देख लिया। उसके बाद वीरप्पन ने मुखबिर के सर काटकर पूरे गाँव में घुमाया था। अब गाँव वाले वीरप्पन से और भी ज़्यादा खौफ खाने लगे। उसके बाद से श्रीनिवास को इन्फॉर्मेशन मिलना भी बंद हो गया था। इसी दौरान 1990 में अपना आतंक बनाए रखते हुए वीरप्पन ने मुत्थु लक्ष्मी से शादी की। कुछ दिनों बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वीरप्पन के ठिकानों का पता चलने पर उसमें छापेमारी करके करोड़ों का माल जब्त किया, जिससे वीरप्पन गुस्से में आ गया और उसका ये गुस्सा तब और भी ज़्यादा बढ़ गया जब उसे उसकी बहन मारी के सुसाइड करने का पता चला और उसने इसके लिए श्रीनिवास को दोषी ठहराया। दरअसल जब से श्रीनिवास ने वीरप्पन की बहन को काम दिलाया था, तब से उनके अफेयर की अफवाह उड़ने लगी थी। अब वह बहन की मौत, अपनी गिरफ्तारी और उसका माल पकड़ने के गुस्से में श्रीनिवास से बदला लेने के लिए बेसब्र हो गया था। जुलाई 1991 में पी श्रीनिवास का एसटीएफ में कार्यकाल समाप्त हुआ। तब वीरप्पन ने श्रीनिवास को मारने के लिए अपने छोटे भाई अर्जुनन को साथ में ले लिया और एक चाल चली। जैसे ही श्रीनिवास अर्जुनन के संपर्क में आया, अर्जुनन ने कहा कि वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको अकेले ही जंगल में आना पड़ेगा। जैसे ही पी श्रीनिवास अकेले जंगल की ओर गए और वीरप्पन के सामने आते ही
वीरप्पन ने अंधाधुंध गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। श्रीनिवास की हत्या के बाद भी वीरप्पन का दिल नहीं भरा। उसने इसके बाद अधिकारी का सिर काटा और घर ले गया और श्रीनिवास के कटे हुए सिर के साथ फुटबॉल खेला था। वीरप्पन इतना दरिंदा था कि उसने खुद को बचाने के लिए अपनी नवजात बेटी तक की बलि चढ़ा दी थी। साल 1993 में वीरप्पन की एक लड़की पैदा हुई थी। एक बार वीरप्पन को उसकी बेटी ने रोने की वजह से मुसीबत में फंसा दिया, इसलिए उसने अपनी बच्ची की आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर दिया। 1993 में कर्नाटक एसटीएफ को मारी माडुवु में एक समतल जमीन के नीचे गड्ढे में नवजात बच्ची का शव मिला था। अब वीरप्पन का पुलिस वालों पर कहर बरसने लगा। पुलिस उसे पकड़ने जाती और खुद उसका शिकार बन जाती थी। अब वीरप्पन आईपीएस ऑफिसर के गोपाल कृष्णन को टारगेट करता है। 9 अप्रैल 1993 की सुबह तमिलनाडु के एक गांव कोलाथपुर में रैम्बो के नाम के एक पोस्टर में भद्दी गालियां लिखी हुई थी। यह पोस्टर कोई और नहीं बल्कि चंदन तस्कर वीरप्पन की ओर से जारी किया गया था। इस पोस्टर में गोपाल कृष्णन को चुनौती दी गई थी, अगर उनमें दम है तो वह आकर वीरप्पन को पकड़ ले। यह बात सुनकर आग बबूला हुए रैम्बो यानी गोपाल कृष्णन ने तय किया कि वह इसी वक्त वीरप्पन को पकड़ने निकलेंगे। जैसे ही वह अपनी टीम के साथ जंगल में पलार पुल को पार कर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी खराब हो गई। जीप को वहीं छोड़कर उन्होंने पुल पर तैनात पुलिस से 2 बसें ली और 15 मुखबिरों, 4 पुलिस वालों और 2 वन गार्ड के साथ आगे बढ़े। पीछे आ रही दूसरी बस में तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार अपने 6 साथियों के साथ सवार थे। गोपाल कृष्णन को अपने पूरे दस्ते के साथ आते देखकर वीरप्पन पहले ही खतरे को भांप लिया था। साथ ही उसने दूर से रैम्बो को बस की आगे की सीट पर बैठे देख लिया था। जैसे ही गोपाल कृष्णन के नेतृत्व वाला पेट्रोलिंग पुलिस का यह दस्ता पलार ब्रिज पर पहुंचा, तभी एक भयंकर धमाका हुआ। उसमें सवार 22 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन गोपाल कृष्णन दूसरे बस में होने के कारण बच जाते हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल होते हैं। इसी बीच तमिलनाडु गवर्नमेंट वीरप्पन को पकड़ने के लिए बीएसएफ का सहारा भी लेती है, लेकिन फिर भी वीरप्पन को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिलती। बीएसएफ ने एसटीएफ की सहायता से वीरप्पन गिरोह के लगभग 20 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन डाकू स्वयं पकड़ से बाहर रहा। वो उसे पकड़ना तो दूर, उसे छू भी नहीं पा रही थी। उसे 2 राज्यों की पुलिस मिलकर भी नहीं पकड़ पा रही थी। कोई ठोस परिणाम न मिलने पर अंततः बीएसएफ को वापस बुला लिया गया। इसके कुछ ही महीने बाद 8 अक्टूबर 1997 को वीरप्पन की गैंग ने 2 वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर कृपाकर और सेनानी को किडनैप कर लिया और 10 दिन अपने साथ रखा, क्योंकि उसे लगा वो पुलिस के इन्फॉर्मर्स हैं। लेकिन शक दूर होने के बाद दोनों को छोड़ दिया। फिर दोनों ने आगे चलकर इंटरव्यू में बताया कि वीरप्पन को वाइल्ड लाइफ काफ़ी पसंद है और वह तरह तरह की जानवरों के आवाज़ें भी निकाल सकता है। उसे आभास हो जाता था कि आसपास कौन सा जानवर घूम रहा है। इसके साथ ही वो लोगों में अपना दहशत बनाए रखने के लिए अपने वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाता था। 30 जुलाई 2000 में वीरप्पन का खतरनाक चेहरा साउथ की फिल्म इंडस्ट्रीज ने भी देख लिया। साउथ के मशहूर हीरो राजकुमार को वीरप्पन ने उसके घर से ही अगवा कर लिया। 108 दिनों तक इसने राजकुमार को अपने कब्जे में रखा। जब इसके मांगे पूरी की गई, तब जाकर इसने एक्टर राजकुमार को 15 नवंबर साल 2000 को आज़ाद किया। कहा जाता है उसे रिहा करने के लिए वीरप्पन को 10 करोड़ रुपए दिए गए थे। राजकुमार की घटना के 2 साल बाद 25 अगस्त 2002 को वीरप्पन ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच नागप्पा को चामराजनगर जिले के कामगेरे में उनके गांव से अगवा कर लिया। नागप्पा 1996 से 1999 तक कृषि विपणन मंत्री थे। कर्नाटक और तमिलनाडु के संयुक्त विशेष कार्य बलों ने नागप्पा को रिहा करने में मदद करने के लिए केरल पुलिस के साथ काम किया, लेकिन इस बार सरकार ने नेगोशिएशन न करके पुलिसिया कार्रवाई करके उसे छुड़ाने का प्लान बनाया, लेकिन वह प्लान बुरी तरह से फेल हो गया और वीरप्पन ने गुस्से में नागप्पा को मारकर जंगल में फेंक दिया। इस घटना से एक बार फिर पूरा दक्षिण भारत सन्न रह गया था। अब तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार पर वीरप्पन को पकड़ने का दबाव बढ़ने लगा। अब सरकार ने वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर इनाम की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बाद दूसरा सबसे बड़ा इनाम था।
अब वीरप्पन का आतंक काफी बढ़ चुका था। आम लोग उससे तंग आ चुके थे। इस बार 2003 से 2004 के बीच तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने आईपीएस के विजय कुमार को एसटीएफ को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी। उनके साथ आईपीएस एन के सेंथामराई को सेकेंड कमांड दी जाती है। अब वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए एसटीएफ को खुली छूट दी जाती है। अब विजय कुमार की टीम ने उसे पकड़ने के लिए हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन जुटाना शुरू कर दिया। इन सब में उन्हें करीब 10 महीने लग जाते हैं। इसी दौरान वीरप्पन के द्वारा जारी किए गए सभी वीडियो को बारीकी से देखना शुरू कर दिया जाता है और आखिरकार उन्हें एक सुराग मिलता है। अचानक से एक वीडियो को देखकर विजय कुमार चौंक जाते हैं। उन्होंने देखा कि वीरप्पन एक वीडियो में एक किताब पढ़ने का प्रयास कर रहा था और आंख की कमजोरी की वजह से उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। जांच में मुखबिर से पता चला कि वीरप्पन को मोतियाबिंद की बीमारी है और जल्दी ही वो इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहता है। उसके बाद विजय और उसकी टीम ने काफ़ी कोशिश के बाद वीरप्पन के ही 2 गैंग मेंबर को अपना मुखबिर बनाने में सफलता प्राप्त की। दोनों ने वीरप्पन की हर खबर कनन को देना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्हें पता चलता है कि वीरप्पन 18 अक्टूबर को ट्रीटमेंट करवाने के लिए जंगल से बाहर आने वाला है और वो सेलम के एक हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता है। ये विजय कुमार और उनकी टीम के लिए एक अच्छा मौका था क्योंकि वीरप्पन को जंगल के अंदर पकड़ना नामुमकिन है। प्लानिंग की जाती है कि वीरप्पन को इलाज के लिए हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस के जरिए लाया जाएगा। इस काम के लिए एम्बुलेंस इसलिए चुना गया ताकि वीरप्पन को सब कुछ नॉर्मल लगे और एम्बुलेंस को चलाने का काम भी एसटीएफ के 2 जवानों को सौंपा गया। हालांकि हड़बड़ी में एम्बुलेंस की सेलम की स्पेलिंग गलत लिख दी गई, जो कि एक बड़ी चूक थी, लेकिन किस्मत से वीरप्पन और उनके आदमी ने उसे अनदेखा कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन कोकून नाम दिया गया, जो कि एम्बुलेंस का कोड नेम था। इधर वीरप्पन, जो अपनी लंबी लंबी मूंछ के लिए प्रसिद्ध होता है, वो बाहर निकलने से पहले अपनी मूंछें कटवा लेता है। 18 अक्टूबर 2004 रात के समय जंगल से बाहर निकलकर अपने 3 साथियों के साथ एम्बुलेंस में बैठ जाता है। इधर कमांडोज गन्ने से भरी ट्रक और एक लॉरी के आड़ में अपनी पोजीशन ले लेते हैं और 6 कमांडो पास के एक स्कूल की छत पर पोजीशन ले लेते हैं। जैसे ही एम्बुलेंस उस जगह पर पहुंचती है, उसका ड्राइवर नीली बत्ती जलाता है, जो इस बात का कंफर्मेशन था कि उस गाड़ी में वीरप्पन मौजूद है और उनके साथियों के पास हथियार है। ये देखते ही टीम अलर्ट में आ जाती है और जैसे ही गाड़ी उस जगह पर पहुंचती है, ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है ताकि पीछे बैठे सभी लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाएं और ब्रेक लगाकर दोनों जवान तुरंत गेट से छलांग लगा देते हैं और अपनी टीम में शामिल हो जाते हैं। फिर विजय कुमार द्वारा उन्हें सरेंडर करने को कहा जाता है, लेकिन वीरप्पन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। उसने और अन्य साथियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद जवाबी कार्यवाही में 20 मिनट की अंधाधुंध गोलीबारी के बाद वीरप्पन और उसके तीनों साथी मारे जाते हैं। इस खबर के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों ने राहत की सांस ली और जगह जगह जश्न भी मनाया गया। उसके गांव के लोगों ने भी अपने गांव में पटाखे जलाकर जश्न मनाया। उसकी मौत के बाद मीडिया में कई तरह की अफवाहें उड़ी, जैसे वो सरेंडर करना चाहता था या उसे पहले 3 दिनों तक टॉर्चर किया गया। कहा तो यह भी जाता है कि अगर वो जिंदा पकड़ा जाता तो कई पॉलिटिशियन और पुलिस ऑफिसर भी फंस सकते थे। इसलिए सच तो यही है कि वीरप्पन आखिर मारा गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।